ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार में जो नीति अंग्रेजों द्वारा बार बार प्रयुक्त की गई कि किन्हीं दो भारतीय शासकों के बीच मतभेद पैदा कर दो, गद्दी के नए दावेदार तैयार कर दो और उन नए दावेदारों को समर्थन दो, उन्हें सैनिक सहायता दो और उन्हें गद्दी का दावेदार बनाने के साथ साथ उन्हें गद्दी का जो वास्तविक उत्तराधिकारी है उसको पराजित करके अपने पक्ष के दावेदार को गद्दी पर बिठा दो और बदले में उनसे मनमानी सुविधाएं, राज्य का बड़ा भाग, व्यापारिक सुविधाएं और इस तरह की सुविधाएं लेकर अंग्रेजों ने जो राज्य का एक बड़ा भाग प्राप्त किया। धीरे धीरे स्थिति यह आ गई कि जो भारतीय शासक थे उनका राज्य छोटा हो गया और अंग्रेजों ने जिन्होंने कि दोनों पक्षों में एक पक्ष को सहायता दे करके उसको विजयी बनाकर उसको गद्दी पर बिठाया, उन अंग्रेजों का साम्राज्य धीरे धीरे विस्तृत होता गया। यद्यपि इस तरह की कूटनीति का जो प्रारंभ करता था वह डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर, परंतु बाद में अंग्रेजों ने डुप्ले की इस नीति का खूब प्रयोग किया और भारत में निरंतर अपना साम्राज्य विस्तार करते चले गए। इस तरह अंग्रेजों ने जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, ये इनके साम्राज्य के विस्तार के लिए इनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। इसी कड़ी में जैसे हमने कर्नाटक के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में अध्ययन किया था कि किस तरह कर्नाटक के युद्धों में पहले फ्रांसीसी ज़्यादा प्रभावशाली थे, परंतु द्वितीय युद्ध के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और फ्रांसीसियों के स्थान पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। मैंने आपको क्लाइव की जो कूटनीति थी उसने किस तरह कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार किया और तिरुचिरापल्ली में अपने दावेदार मोहम्मद अली की रक्षा की। इस कूटनीति का ऐसा लाभ अंग्रेजों को मिला कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को गवर्नर बना दिया और इस तरह द्वितीय कर्नाटक युद्ध में यद्यपि दोनों पक्ष बराबर रहे, हम मान सकते हैं कि हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव बना रहा, परंतु कर्नाटक पर से फ्रांसीसियों का प्रभाव हट गया और कर्नाटक अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। यह कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का परिणाम रहा, परंतु इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि भविष्य में अंग्रेजों की स्थिति फ्रांसीसियों से बेहतर सिद्ध हो गई। अब तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ, यह कर्नाटक युद्ध भी एक प्रकार से यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला उसी का एक प्रकार से विस्तार था या उसी का परिणाम था कि कर्नाटक में भी फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। 1756 में जैसे ही यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ तो भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच तनाव बढ़ गया। अब फ्रांसीसी सरकार ने इस बीच काउंट लाली को भारत गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। वह 12 महीनों की यात्रा करके अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा, लेकिन इस बीच जो है अंग्रेजों के पक्ष में भारत का घटनाक्रम बदल चुका था, क्योंकि 1758 तक अंग्रेज जो हैं बंगाल पर अपना अधिकार या हम कह सकते हैं वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। अगले शीर्षक में हम प्लासी के युद्ध पर चर्चा करेंगे कि किस तरह 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा अंग्रेजों ने प्लासी में विजय प्राप्त की। यद्यपि यह विजय सैनिक विजय तो नहीं थी, परंतु अंग्रेजों की इस कूटनीतिक विजय से बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया और अंग्रेजों के हाथ एक ऐसा उपजाऊ प्रदेश मिल गया जहां से उन्हें अपार धन मिला और बंगाल से
प्राप्त धन को अंग्रेजों ने कर्नाटक के तृतीय युद्ध में, या हम कह सकते हैं दक्कन को जीतने में लगाया, और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को बंगाल से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई। फ्रांसीसी गवर्नर लाली जब भारत पहुंचा तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। उसने तंजौर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, क्योंकि तंजौर के राजा के ऊपर फ्रांसीसियों का 56 लाख रुपया शेष था। यद्यपि यह तंजौर वाला अभियान असफल रहा। लाई ने फिर अंग्रेजों के अधीन जो मद्रास था उसको घेर लिया, परंतु फिर उससे घेरा उठाना पड़ा। इसी बीच लाली ने एक बड़ी भूल कर दी। उसने हैदराबाद में जो बुशी फ्रांसीसी प्रतिनिधि था हैदराबाद में, उसको वापस बुला दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हैदराबाद से फ्रांसीसियों का प्रभाव हट गया, या हम कह सकते हैं कम हो गया, क्योंकि जब तक बुशी हैदराबाद में था तो हैदराबाद का निजाम पूर्णतया फ्रांसीसियों के पक्ष में था। जैसे ही बुशी को वहां से वापस बुलाया गया तो हैदराबाद में फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई। इस बीच जब दोनों पक्षों में निरंतर युद्ध जारी था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार पराजित किया, क्योंकि अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति फ्रांस की तुलना में बेहतर थी। और अंततः ये हुआ कि 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया, और इस तरह वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की करारी हार हुई। बुशी को बंदी बना लिया गया, और इस तरह जनवरी 1761 में फ्रांसीसी पूर्णतया पराजित होकर के पांडिचेरी लौट गए। यद्यपि बाद में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी जीत लिया, और इस तरह फ्रांसीसियों के हाथ से माही तथा जिंजीबी निकल गए, और इस तरह भारत में फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। जैसे ही यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ, वैसे ही भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हुआ, और अंग्रेजों ने पांडिचेरी तथा कुछ अन्य छोटे प्रदेश फ्रांसीसी को लौटा तो दिए, परंतु फ्रांसीसी अब जो है उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे, और इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत पर फ्रांसीसियों का अधिकार या फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई, और अंग्रेजों का अब कोई भी प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं रहा जो भारत में उनको टक्कर दे सके। फ्रांसीसी भी यद्यपि यूरोपीय थे, उनकी सेना भी शक्तिशाली थी, आधुनिक रूप से उन सैनिक दृष्टि से वे अच्छी स्थिति में थे, परंतु फिर भी फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार गए। इसके कई कारण हैं कि एक तो फ्रांसीसी जो है यूरोप में ज़्यादा रुचि लेते थे। फ्रांस की जो रुचि थी वह यूरोप में इटली, बेल्जियम, जर्मनी में अपना प्रभाव बढ़ाने में थी, जबकि क्योंकि ब्रिटेन जो इंग्लैंड है उसकी स्थिति सामुद्रिक द्वीप की है, इसलिए इंग्लैंड यूरोप में अपना कोई साम्राज्य नहीं बढ़ाना चाहता था, अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता था। इसलिए इंग्लैंड ने पूरा ध्यान अपने औपनिवेशिक साम्राज्य बढ़ाने पर दिया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी फ्रांसीसियों की हार की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांसीसी कंपनी थी दोनों के गठन में भी भिन्नता थी। एक प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक स्वायत्त कंपनी थी, यद्यपि उस पर इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण था, लेकिन वह अपने हानि लाभ के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने को स्वतंत्र थी। जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, राज्याधीन कंपनी थी, और इस कंपनी का जो लाभांश था वो सरकार द्वारा तय था, सरकार को देना ही देना था। इसलिए जो फ्रांसीसी कंपनी के जो कारिंदे थे या जो भी अधिकारी थे वे उस मनोयोग से कार्य नहीं करते थे जिस मनोयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकर्ता या अधिकारी करते थे, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनियों का जो लाभांश था वो तय था, वो मिलना ही मिलना था। इसलिए वो अधिक श्रम करें या परिश्रम करें या न करें उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ऐसा था कि जितना वो लाभ कमाएंगे उतना उनको भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह दोनों के गठन में जो अंतर था उस कारण उनके कर्मचारी अधिकारियों पर भी मनोवैज्ञानिक या हम कह सकते हैं
एक भावनात्मक प्रभाव उन पे पड़ता था। अगला महत्वपूर्ण कारण था कि जो अंग्रेज थे उनकी नौसेना अधिक शक्तिशाली थी फ्रांसीसियों की तुलना में। इस कारण भी इन युद्धों में ब्रिटेन की भूमिका या उनकी नौसेना की भूमिका महत्वपूर्ण रही और वे विजयी रहे। बंगाल पर जो अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि दक्षिण की तुलना में बंगाल एक समृद्ध प्रांत था और बंगाल पर अंग्रेजों का जो प्रभाव पड़ा, उन्हें वहां से अपार धन मिला। और आप अध्ययन करेंगे या आपने अध्ययन किया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में जो प्रारंभिक शासन रहा उसे एक लूट का शासन कहा जाता है। इतनी लूट अंग्रेजों ने वहां की आर्थिक दृष्टि से कि बंगाल को कंगाल बना दिया। तो इस तरह बंगाल से अंग्रेजों को जो अपार धन मिला, उस धन के कारण भी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अधिक बढ़ गया। और इन्हीं यही कारण रहे कि कर्नाटक की युद्धों में, या हम कह सकते हैं भारत में जो दोनों कंपनियों के बीच प्रतिद्वंदिता थी, उसमें अंततः अंग्रेज विजयी हो गए।